अपोक्लिप्स आने से ठीक पहले रीबर्थ लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया स्कूल की आर्टिफिशियल लेक में मौजूद ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस को निगल जाना, क्योंकि बहुत जल्द पूरी दुनिया के सभी जीव जंतु भयानक म्यूटेशन से गुजरने वाले थे। घर के पालतू गोल्डन रिट्रीवर खूंखार नुकीले दांतों वाले मॉन्स्टर्स में बदल जाएंगे, तालाबों में रहने वाली साधारण मछलियों के इंसानी पैर उगाएंगे, यहाँ तक कि सड़क किनारे खड़े पेड़ों पर भी ऐसी वाइन्स उगेंगी जो इंसानी मांस खाएंगी। और जिस ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस को मैं निगलने वाला था वो मेरे पिछले जीवन में डीप सी के एक अजय मॉन्स्टर में विकसित हुआ था। म्यूटेशन शुरू होने से पहले उसे निगलकर ही मैं उसके साथ फ्यूज हो सकता था और उसकी एवोल्यूशनरी पावर हासिल कर सकता था। अभी मेरा रीबर्थ प्रलय से ठीक 2 घंटे पहले हुआ था। मैंने बिना समय गंवाए क्लासरूम की खिड़की खोली और 3rd फ्लोर से सीधे नीचे छलांग लगा दी। जमीन पर उतरते ही मैं स्कूल की आर्टिफिशियल लेक की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। मेरे पिछले जीवन में यह ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस एक बायोलॉजिकल स्पेसिमेन था जिसे इसी आर्टिफिशियल लेक में पाला गया था। प्रलय आने से ठीक पहले संयोगवश इसने एक हाई एनर्जी क्रिस्टल का टूटा हुआ टुकड़ा निगल लिया था। यही वह चीज थी जिसने इसके भयानक इवोल्यूशन की शुरुआत की थी, लेकिन मैं उस सुनहरे अवसर को खो चुका था। म्यूटेशन के शुरुआती चरण में कोई खास पावर हासिल न कर पाने के कारण मैं सिर्फ एक लो लेवल सर्वाइवर बनकर रह गया था और अंत में मैं इसी विशाल ऑक्टोपस का शिकार बन गया था। आखिरकार मैं आर्टिफिशियल लेक तक पहुंच गया। एक सड़ी हुई फिशी स्मेल ने मेरी नाक पर हमला किया। झील की सतह हरे शैवाल और मरी हुई मछलियों की मोटी परत से ढकी हुई थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, गहरी सांस ली और बिजली जैसी तेज निगाहों से पूरे पानी का निरीक्षण किया। हम बाहर आ जाओ, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कहाँ छिपे हो। मेरे पिछले जीवन की यादों के अनुसार बायोलॉजी टीचर की लापरवाही के कारण यह ऑक्टोपस लेबोरेटरी एक्वेरियम से भाग निकला था, फिर सीवर सिस्टम से होते हुए इस झील तक पहुंच गया और यहाँ आकर यह अक्सर झील की तलहटी में पड़ी एक परित्यक्त प्लास्टर स्टैच्यू के नीचे छिपा रहता था। वह स्टैच्यू आर्ट डिपार्टमेंट के छात्रों द्वारा फेंकी गई डेविड की मूर्ति थी। बिना एक पल भी गंवाए मैंने अपने जूते उतारे और सीधे गंदे पानी में उतर गया। कीचड़ ने तुरंत मेरे टखनों को निगल लिया। मैं धीरे धीरे पानी के भीतर टटोलता रहा। अचानक मेरी उंगलियां किसी कठोर चीज से टकराईं। प्लास्टर स्टैच्यू मिल गई। मैंने अपनी सांस रोकी, आखिरी बार गहरी सांस ली और सीधे पानी के अंदर गोता लगा दिया। अंडर वाटर वर्ल्ड अंधेरा और डरावना था। प्रदूषित पानी मेरी आंखों में बुरी तरह चुभ रहा था, लेकिन दर्द की परवाह किए बिना मैंने अपनी आंखें पूरी तरह खोल रखी थीं। मैं अंधेरे में आकृतियों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद डेविड की प्लास्टर स्टैच्यू मेरे सामने दिखाई दी। उसका आधा सिर कीचड़ में दबा हुआ था और उसकी खाली आई सॉकेट्स के भीतर हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस के विशिष्ट वार्निंग कलर्स। वह बेहद छोटा था, मुश्किल से मेरी हथेली जितना। उसका शरीर चमकीले नीले रिंग से ढका हुआ था। उसकी टेंटिकल्स पानी की धारा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं। वह एक साथ सुंदर भी था और बेहद घातक भी। लेकिन कौन सोच सकता था कि यही नाजुक सा दिखने वाला जीव सिर्फ 2 घंटे बाद पूरे शहर को निगल जाने वाला नाइटमेयर बन जाएगा। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। यही है सीड ऑफ द एब्बस। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस को तुरंत खतरे का एहसास हो गया। उसके शरीर पर बने नीले रिंग्स अचानक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमक उठे। उसकी सभी टेंटिकल्स तन गईं, मानो वह पूरी तरह अटैक मोड में आ चुका हो। उसका जहर इतना खतरनाक था कि किसी भी एडल्ट इंसान को कुछ ही मिनटों में मार सकता था। ये सचमुच अपनी जान दांव पर लगाने जैसा था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। जैसे ही ऑक्टोपस ने खुद को जोर से आगे धकेला और मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मैंने दोनों हाथ तेजी से बंद कर दिए। छपाक! उसका मुलायम और फिसलन भरा शरीर मेरी पकड़ में आ चुका था। ऑक्टोपस पागलों की तरह छटपटाने लगा। उसके सकरज मेरी हथेलियों से कसकर चिपक गए। उसकी जहरीली बीक मेरी त्वचा को भेदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं की। मैंने झील की तलहटी से जोरदार लात मारी और पानी से बाहर निकल आया। मेरे चेहरे पर लगभग पागलपन भरी खुशी फैल गई। हाँ, पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल एक तेज चुभन मेरी हथेली में महसूस हुई। उसने मुझे काट लिया था। तुरंत मेरी पूरी बांह सुन्न पड़ने लगी। पॉइजन तेजी से मेरे शरीर में फैल रहा था। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो मैं मर जाता। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन घबराने के बजाय मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। पॉइजन, परफेक्ट, मैं तो यही चाहता था। मैंने अपने हाथ में मौजूद उस खूबसूरत लेकिन जानलेवा जीव को देखा और फिर ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर कोई भी सामान्य इंसान उल्टी कर दे। मैं स्कूल बायोलॉजिकल गार्डन के एक सुनसान टूल शेड की ओर भागा। दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। मेरा बायां हाथ लगभग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। लकवे की ठंडी लहरें मेरी नसों में रेंग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी चींटियों का झुंड मेरे शरीर के भीतर दौड़ता हुआ सीधे मेरे दिल की ओर बढ़ रहा हो। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का पॉइजन टेट्रोडोरोटॉक्सिन एक बेहद शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। मेरी नजर धीरे धीरे धुंधली होने लगी। सांसें भारी होती जा रही थीं, लेकिन मेरे हाथ में मौजूद ऑक्टोपस अभी भी बेतहाशा तड़प रहा था। उसकी टेंटलस मेरी कलाई पर कसकर लिपटी हुई थी। नीले रिंग्स अंधेरे में चमक रहे थे, मानो मेरी मूर्खता का मजाक उड़ा रहे हों। समय खत्म हो रहा है। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। प्रलय आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था, लेकिन अब और इंतजार नहीं किया जा सकता था। ऑरोरा एनर्जी के विस्फोट से पहले इस पॉइजन का मेरे शरीर में पूरी तरह समाना जरूरी था, वरना मैं म्यूटेशन शुरू होने से पहले ही मर जाता। मैंने धीरे से बुदबुदाया, या तो मैं तुम्हें
खाऊंगा या फिर तुम्हारे हाथों खाया जाऊंगा। मेरी आवाज पहले ही लड़खड़ाने लगी थी। मैंने उस गीले, ठंडे और अब भी तड़प रहे जीव को घूरा, फिर बिना किसी झिझक के अपना मुंह पूरा खोल दिया और उसे अंदर डाल लिया। उफ, वह एहसास शब्दों से परे था। बर्फ जैसा ठंडा, बेहद चिपचिपा, मानो मैंने जीवित पारे का एक गोला निगल लिया हो। जैसे ही वह मेरे मुंह के अंदर पहुंचा, वह बुरी तरह छटपटाने लगा। उसकी आंखों टेंटिकल्स फैल गईं और मेरे गालों के अंदरूनी हिस्सों से कसकर चिपक गईं। अचानक मेरे भीतर उल्टी करने की तीव्र इच्छा उठी। यह इंसानी शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन मैं जानता था अगर मैंने उसे बाहर निकाल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। उल्टी मत करना, मैंने खुद को आदेश दिया। अपने गले को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखें खून से भर गईं। सिर में दबाव इतना बढ़ गया कि लगता था आंखें बाहर निकल आएंगी। फिर मैंने अपनी जीभ और गले की मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हुए उस जीवित प्राणी को जबरदस्ती नीचे धकेलना शुरू किया। गल्प, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज के साथ ऑक्टोपस मेरी एसोफेगस से नीचे उतर गया, लेकिन वह अभी भी संघर्ष कर रहा था। मैं उसे साफ महसूस कर सकता था। उसका पूरा शरीर मेरे गले के अंदर रेंगता हुआ नीचे जा रहा था। हर इंच ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं मुट्ठी भर रेजर ब्लेड्स निकल रहा हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही जीवित ऑक्टोपस मेरे पेट में पहुंचा, असली नरक शुरू हो गया। स्टमक एसिड के संपर्क में आते ही वह पागलों की तरह तड़पने लगा। वह मेरे पेट के अंदर काट रहा था, फड़फड़ा रहा था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं दर्द से फर्श पर सिकुड़ गया। पास पड़ी टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा दांतों में दबा लिया। मेरे गले से अनियंत्रित दर्द भरी दहाड़ निकलने लगी। उसी समय ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का पॉइजन भी पूरी ताकत से फूट पड़ा। मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक गया, फिर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 10। उसी समय बाहर का आसमान अचानक बदल गया। चमकती हुई दोपहर मानो एक पल में निगल ली गई हो। सूरज की रोशनी गायब हो गई। उसकी जगह पूरे आसमान पर एक भयावह राक्षसी पर्पल ग्लो छा गई। ऊपर मौजूद बादल मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा फाड़ दिए गए हों। अगले ही पल अनगिनत ऑनरोरा स्ट्रीम्स झरनों की तरह आसमान से नीचे गिरने लगी। पूरा आकाश रंग बिरंगी लेकिन डरावनी रोशनी से भर गया। हवा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तीखी आवाजें गूंजने लगी, मानो पूरा वातावरण चीख रहा हो। वह हाई डायमेंशनल एनर्जी, वह मेंटल टाइड आखिरकार आ चुका था। अपोकैलिप्स शुरू हो चुका था। धड़ाम, ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह सीधे टूल शेड की छत को भेदता हुआ मेरे शरीर में घुस गया। उसी क्षण मेरे भीतर मौजूद पॉइजन, ऑक्टोपस डीएनए और ह्यूमन डीएनए एक साथ प्रतिक्रिया करने लगे। ऑरोरा एनर्जी ने उन्हें आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। फिर फ्यूजन शुरू हुआ। मेरे मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की हर कोशिका को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा हो। मेरी नसों में आग दौड़ रही थी। हड्डियां चरमराने लगी, मांसपेशियां फटने और फिर जुड़ने लगी। पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया। मेरी त्वचा पर अचानक महीन अर्धपारदर्शी स्केल्स उभर आए। वे कुछ क्षणों तक चमकते रहे, फिर धीरे धीरे त्वचा के भीतर समा गए। लेकिन बदलाव रुका नहीं। क्रैक, मेरी रीढ़ की हड्डी से हड्डियां टूटने जैसी भयानक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ के अंदर कोई जीव जाग चुका हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरी पूरी स्पाइन सांप की तरह मरोड़ खाने लगी। हर जोड़ अपनी जगह बदल रहा था। मैं दर्द से जमीन पर लौटने लगा, लेकिन उसी दर्द के बीच मुझे एक और चीज महसूस हुई। भूख, एक ऐसी भूख जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह साधारण भूख नहीं थी। वह हंगर इतनी गहरी थी कि मानो पूरी दुनिया को निगल जाना चाहती हो। मेरे पेट में मौजूद ऑक्टोपस आखिरकार शांत हो गया था, लेकिन उसकी जगह एक नया प्रेडेटर जन्म ले चुका था। कुछ मिनट बाद मैं धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। मेरी सांसें भारी थीं, लेकिन मेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसी समय बाहर से चीखें सुनाई देने लगी। बचाओ, कोई मदद करो, ये कुत्ता पागल हो गया है। मेरा हाथ चला गया। पूरा कैंपस चीखों से भर चुका था। फिर स्कूल का पीए सिस्टम अचानक चालू हुआ। कुछ सेकंड तक हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहा, लेकिन अगले ही पल वह अचानक बंद हो गया। उसकी जगह एक घबराई हुई अनाउंसमेंट सुनाई दी। सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम्स के अंदर रहें। दोहराया जाता है, कोई भी बाहर न निकले। घोषक की आवाज कांप रही थी। फिर अचानक वह चिल्लाया, ये क्या है? मुझसे दूर रहो। एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे कैंपस में गूंज उठी और फिर पूर्ण सन्नाटा छा गया। मैं अंधेरे में खड़ा रहा, धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया। मेरी उंगलियां पहले से लंबी हो चुकी थीं। उनका रंग अस्वाभाविक रूप से पीला था। उंगलियों के सिरों पर गहरा मेटालिक शाइन दिखाई दे रहा था। वे अब इंसानी नाखून नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी प्रेडेटर के क्लॉज जैसे दिख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अंदर था। मेरे सीने के भीतर मैं एक अतिरिक्त धड़कन महसूस कर सकता था। धक धक धक। एक दूसरा हार्ट, ठंडा, निर्दयी और पूरी तरह अमानवीय, मानो किसी दूसरी स्पीसीज का हार्ट मेरे शरीर में धड़क रहा हो। मैंने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी बंद की। मेरे होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। सफल हो गया, फ्यूजन सफल हो गया। अब मैं सिर्फ इंसान नहीं रहा था। लेकिन अभी ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली अपोकलिप्स अब शुरू हुआ था। मैंने धीरे धीरे टूल शेड का दरवाजा धक्का देकर खोला। कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुला और मैं बाहर निकल आया। मेरे सामने जो दृश्य था उसे देखकर कोई भी सामान्य इंसान वहीं घुटनों के बल गिर जाता। पर्पल ऑरोरा की रोशनी के नीचे पूरा कैंपस नरक में बदल चुका था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। छात्र जान बचाकर भाग रहे थे। चीखें लगातार हवा में गूंज रही थीं। कुछ लोग जमीन पर पड़े तड़प रहे थे, तो कुछ लोग उन म्यूटेटेड क्रिएचर्स का शिकार बन चुके थे जो कुछ घंटे पहले तक साधारण जानवर
जानवर थे। अपोकलिप्स ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। मैदान के बीचों बीच एक विशाल आकृति खड़ी थी। वह स्कूल का पालतू कुत्ता वांग-काई था, लेकिन अब उसे कुत्ता कहना मुश्किल था। उसका शरीर अपने मूल आकार से लगभग 3 गुना बड़ा हो चुका था। उसकी पीठ से नुकीले बोन स्पाइक्स बाहर निकले हुए थे। मांसपेशियां अस्वाभाविक रूप से फूल चुकी थीं। उसकी लाल चमकती आंखों में केवल खून और हिंसा की भूख दिखाई दे रही थी। उसने एक जिम टीचर का गला अपने विशाल जबड़ों में दबा रखा था। बेचारा टीचर किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह हवा में झूल रहा था। अगले ही पल वांग-काई ने उसे जमीन पर दे मारा। धड़ाम! हड्डियों टूटने की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। चारों तरफ खून बिखर गया। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर डॉग को अचानक कुछ महसूस हुआ, मानो उसे किसी और भी भयानक चीज की गंध मिल गई हो। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी लाल आंखें सीधे मुंह पर आकर टिक गईं। कुछ सेकंड तक हमारी नजरें आपस में टकराती रहीं। फिर एक अजीब घटना हुई। वह कांपने लगा, लेकिन वह उत्साह नहीं था, वह डर था। खालिस आदिम और गहरा डर। उसकी बीस्ट इंस्टिंक्ट्स उसे लगातार चेतावनी दे रही थी। भागो, अभी भागो। तुम्हारे सामने खड़ा प्राणी तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम शिकारी नहीं हो, तुम शिकार हो। वांग-काई की पूंछ अनजाने में नीचे झुक गई। उसका विशाल शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। मैंने उसे शांत नजरों से देखा। मेरे भीतर की भूख फिर जाग उठी। वह हंगर लगातार मेरे दिमाग में फुसफुसा रही थी। खा जाओ, उसे खा जाओ। मैं धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। मेरे होंठ अस्वाभाविक रूप से ऊपर उठने लगे और ऊपर उठते ही मेरे मुंह के अंदर मौजूद 2 कतारों वाले घने नुकीले आरी जैसे दांत दिखाई देने लगे। वह किसी इंसान की स्माइल नहीं थी, वह एक मॉन्स्टर की स्माइल थी। एक ऐसी मुस्कान जो केवल शिकारियों के चेहरे पर दिखाई देती। और अगले ही क्षण एक भयानक कान फाड़ देने वाली हंसी वातावरण में गूंज उठी। वह इंसान की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश विलाप कर रहा हो, मानो किसी प्राचीन और भयावह अस्तित्व ने अपनी आंखें खोल दी हो। अचानक मेरे घुटने मुड़ गए। मैं एक घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन यह कमजोरी नहीं थी। मेरे शरीर के अंदर एक नया परिवर्तन शुरू हो चुका था। मेरी रीढ़ की हड्डी अपने आप मरोड़ खाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी स्पाइन के भीतर कोई जीव जाग चुका हो। वह लगातार हिल रही थी, फड़फड़ा रही थी, मानो किसी सांप की तरह अपने प्राकृतिक रूप में लौटने की कोशिश कर रही हो। मेरी पीठ के नीचे की मांसपेशियां उभरने लगीं, हड्डियों जगह बदलने लगीं। पूरा शरीर दर्द से जल रहा था, लेकिन उसी दर्द के बीच मुझे एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हो रही थी। कुछ मेरे अंदर जन्म ले रहा था, कुछ बेहद खतरनाक। और फिर खांस! मैंने अचानक एक चीज मुंह से बाहर उगल दी। वह गाढ़े काले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ था, जो जमीन पर गिरते ही हल्का हल्का हिलने लगा, मानो उसके भीतर अब भी जीवन बाकी हो। और उसी पल मुझे एहसास हुआ मेरी एवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुई थी। असल परिवर्तन तो अब शुरू होने वाला था। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में बदलाव अभी खत्म नहीं हुए थे। मेरी हीयरिंग कई गुना बढ़ चुकी थी। कैंपस का शोर, जो पहले मोटी दीवारों के कारण दब जाता था, अब मेरे कानों में बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था। दूर से आती चीखें, भागते हुए लोगों की आवाजें, कांच टूटने की आवाज, यहाँ तक कि दीवारों के भीतर रेंगते छोटे जीवों की हरकत भी। मैंने झटके से सिर ऊपर उठाया। मेरी आंखों के सामने की दुनिया बदल चुकी थी। अब मैं चीजों को इंसानों की तरह नहीं देख रहा था। चारों ओर की दीवारें अर्धपारदर्शी ग्रे ग्रेड में बदल गई थीं। उनके भीतर मौजूद दरारें तक साफ दिखाई दे रही थीं, और उन दरारों के अंदर सैकड़ों कॉकरोचेस पागलों की तरह रेंग रहे थे। वे सामान्य कीड़ों की तुलना में कई गुना तेजी से बढ़ रहे थे। उनके शरीर भी म्यूटेशन से गुजर रहे थे। मैंने भारी आवाज में बुदबुदाया, यह शुरू हो चुका है। मेरी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक हल्की मेटालिक एको थी, मानो इंसान और किसी दूसरी स्पीशीज की आवाज एक साथ बोल रही हो। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। शरीर आश्चर्यजनक रूप से हल्का लग रहा था। पहले की दुबली पतली मांसपेशियां अब एक्सप्लोसिव पावर से भरी हुई थीं। मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। क्रैक क्रैक! मेरी उंगलियों के जोड़ पटाखों जैसी आवाज के साथ चटक उठे, और मेरी आंखों के सामने मेरे नाखून लंबे होने लगे, तेज, नुकीले और धातु जैसी चमक लिए हुए। मैंने टूल शेड का जर्जर लकड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर जो दृश्य था वह मुझे भी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध कर गया। कभी हरा भरा रहने वाला बायोलॉजिकल गार्डन अब एक मॉन्स्टर नेस्ट बन चुका था। फ्लावर बेड्स में लगे सजावटी गुलाब तेजी से बदल रहे थे। उनकी पंखुड़ियां झड़ रही थीं, और उनकी जगह दांतों से भरे विशाल मुंह उग रहे थे। तेज धार वाले नुकीले दांत, भूखे मुंह जिन्हें बस शिकार चाहिए था। चारों तरफ फैली वाइन्स हवा में पागलों की तरह लहरा रही थीं। वे किसी भी जीवित प्राणी को पकड़ने के लिए बेचैन थीं। यह ऑरोरा एनर्जी का आतंक था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। योग्य जीव विकसित हो रहे थे, कमजोर जीव विकृत होकर मिट रहे थे। मैंने तुरंत फैसला किया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। जब ये प्लांट्स पूरी तरह विकसित हो जाएंगे, तब ये पूरा गार्डन एक फॉरबिडन जोन बन जाएगा। लेकिन तभी बचाओ! एक दर्द भरी चीख ने मेरा ध्यान खींच लिया। गार्डन के एंट्रेंस पर स्कूल सिक्योरिटी गार्ड वांग देयांग जमीन पर तड़प रहा था। उसके पैर मिट्टी में धंसे हुए थे। नहीं, सिर्फ धंसे नहीं थे, वे जड़ पकड़ चुके थे। उसके नीचे की घास अब साधारण घास नहीं रह गई थी, वह स्टील नीडल्स जैसी कठोर हो चुकी थी। वे उसकी यूनिफॉर्म को भेदकर मांस के अंदर घुस चुकी थीं। जड़ें उसकी नसों के भीतर फैल रही थीं। उसका खून, उसकी ऊर्जा, उसकी लाइफ फोर्स सब कुछ चूस रही थी। मेरे पैर! ये क्या हो रहा है? स्टूडेंट, जल्दी मेरी मदद करो, मुझे बचाओ! उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में आशा की आखिरी किरण चमक उठी, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी लाइफलाइन देख ले। लेकिन मैं नहीं हिला। मैं बस उसे देखता रहा, ठंडी निगाहों से। मेरे सामने उसकी स्किन के नीचे हरी नसें फैल रही थीं, लेकिन वे नसें नहीं थीं, वे प्लांट रूट्स थीं। धरती उसकी लाइफ फोर्स को जबरदस्ती खींच रही थी। वांग शू, मुझे बचाओ, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वह रोते हुए अपनी जेब से नोटों का बंडल निकालकर मेरी तरफ फेंकने लगा। बैंगनी ऑनरोरा के नीचे लाल करेंसी नोट्स
बेहद हास्यास्पद लग रहे थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पैसे? हाँ हाँ, मेरी हंसी में हल्की धात्विक गूंज थी। इस नई दुनिया में इनकी कीमत इतनी भी नहीं कि इनसे अपनी गांड साफ की जा सके। वांग डेयांग की आंखें फैल गईं। तू जानवर है। लेकिन उसकी गालियां अधूरी रह गईं। अचानक उसके सीने में भयानक दर्द उठा। उसने नीचे देखा और चीख पड़ा। उसके सीने से एक चमकीला ब्लड रेड फ्लावर उग रहा था। वह फूल तेजी से बड़ा हो रहा था। उसकी जड़ें सीधे उसके हार्ट से जुड़ी थीं और उसका खून चूस रही थी। कुछ ही सेकंड में उसके मुंह से हरी टहनियां निकलने लेनी थी। फिर सब खत्म हो गया। महज 10 सेकंड। एक 200 पाउंड का एडल्ट इंसान ह्यूमन फर्टिलाइजर बन गया। उसका शरीर सूख कर सिकुड़ गया, जबकि उसके सीने पर उगा लाल फूल और भी ज्यादा खिल उठा। उससे एक मीठी लेकिन घातक खुशबू फैल रही थी। मैंने नजरें फेर लीं। कोई दया नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ ठंडी उदासीनता। जंगल लॉ, अब यही नियम है। पिछले जन्म में मैं शिकार था, लेकिन इस जन्म में मैं शिकारी हूँ। उसी क्षण पीछे से तेज हवा का झोंका आया। मेरे पूरे शरीर में खतरे की घंटियां बज उठी। मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मेरा शरीर पहले ही प्रतिक्रिया कर चुका था। मैं बिजली की गति से एक तरफ कूद गया। धड़ाम! एक विशाल काली परछाई उसी जगह आ गिरी जहां मैं 1 सेकंड पहले खड़ा था। कंक्रीट का फर्श टूट गया। मलबा चारों ओर बिखर गया। कुछ टुकड़े मेरे गाल को चीरते हुए निकल गए, लेकिन अगले ही पल घाव अपने आप भर गया। मैंने ऊपर देखा। लगभग 5 मीटर दूर एक मॉन्स्टर खड़ा था। उसकी शक्ल अब भी गोल्डन रिट्रीवर जैसी थी, लेकिन उसका आकार बैल जितना बड़ा हो चुका था। उसके गले में एक गुलाबी कॉलर लटक रहा था, जिस पर टेढ़े अक्षरों में लिखा था वंग चाय, कैंपस का वही प्यारा डॉग जो पहले सॉसेज मिलने पर पूंछ हिलाता था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ मैडनेस और ब्लड लस्ट बचा था। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मेरे शरीर के भीतर रीबर्थ के बाद पहली असली एडेप्टेशन चल रही थी। नया फ्यूज हुआ ऑक्टोपस डीएनए अनगिनत ठंडे सांपों की तरह मेरी नसों में दौड़ रहा था। वो मेरे नर्वस सिस्टम को दोबारा लिख रहा था। हर सेकंड मेरा शरीर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन रहा था। मैं उस हेल डॉग की हार्ट बीट साफ साफ सुन सकता था। धक धक धक। वह किसी वॉर ड्रम की तरह भारी और डरावनी थी। मैंने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। आओ देखते हैं मैं अब वास्तव में कितना शक्तिशाली हूँ। मानो उस म्यूटेटेड बीस्ट ने मेरी चुनौती समझ ली हो। उसके पिछले पैर अचानक तन गए। धड़ाम! कंक्रीट उसकी ताकत से चकनाचूर हो गया। अगले ही पल उसका विशाल शरीर कैनन बॉल की तरह मेरी तरफ दागा गया। बहुत तेज, बेहद तेज। मेरे पिछले जीवन में मिले कुछ अर्थ टियर एगल जॉम्बीज भी शायद इतनी गति से हमला नहीं कर सकते थे। अगर यह मेरा पुराना शरीर होता तो मैं इस हमले को देख भी नहीं पाता। लेकिन अब सब कुछ अलग था। एड्रेनालिन की लहर के साथ मेरी डायनामिक विजन सक्रिय हो चुकी थी। से ही उसके विशाल क्लॉज मेरी छाती तक पहुंचे। मेरी कमर अचानक पीछे की ओर मुड़ गई, पूरे 90 डिग्रीज। ऐसा दृश्य जिसे देखकर कोई भी इंसान दंग रह जाता। मेरा शरीर जमीन के साथ फिसल गया। स्विश! उसके पंजे मेरे ऊपर से निकल गए, लेकिन पूरी तरह नहीं। 3 गहरे क्लॉ मार्क्स मेरी छाती पर उभर आए। गर्म खून बाहर निकल आया। असहनीय दर्द, लेकिन उस दर्द ने मुझे कमजोर नहीं किया। उसने मेरे भीतर की हिंसा को और भड़का दिया। मेरी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। पकड़ लिया! जिस पल हम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, मेरा दाहिना हाथ बिजली की तरह ऊपर उठा और सीधे उसके नरम पेट में घुस गया। धड़ाम! विशाल हेलडॉग लगभग 2 मीटर दूर जाकर घास पर गिरा। अगर वह कोई सामान्य जानवर होता तो उसी पल मर चुका होता, लेकिन म्यूटेटेड क्रिएचर्स इतनी आसानी से नहीं मरते। मैंने ठंडी नजरों से देखा। कुछ ही सेकंड बाद वह लड़खड़ाता हुआ फिर से खड़ा हो गया। उसके पेट से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों की क्रूरता पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने अपने चेहरे पर लगा खून पोंछा, फिर अपनी जीभ से उसे चाटा। खून का स्वाद कड़वा, उसमें रेडिएशन डस्ट की अजीब सी गंध मिली हुई थी। उसी क्षण मेरे भीतर मौजूद दूसरे हार्ट ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। धक! एक भयंकर हंगर पूरे शरीर में दौड़ गई। मांस की भूख, खून की भूख, शिकार करने की भूख। मैंने गहरी सांस ली और उस भावना को दबा दिया। अभी नहीं। हेलडॉग फिर से खड़ा हो चुका था। इस बार दर्द ने उसकी बीस्ट इंस्टिंक्ट्स को पूरी तरह जगा दिया था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसने अपने विशाल जबड़े खोले, फिर उसका गला फूलने लगा, मानो उसके भीतर कुछ इकट्ठा हो रहा हो। मेरे पिछले जीवन के कॉम्बैट एक्सपीरियंस ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। एबिलिटी अवेकनिंग। म्यूटेटेड क्रीचर्स अक्सर अपनी इनेट स्किल्स बिना किसी ट्रेनिंग के जगह लेते थे। मैं बिना 1 सेकंड घंवाए बगल की दीवार की तरफ कूद गया। अगले ही पल फ्वाश! हेलडॉग के मुंह से पीले हरे एसिड बाइल का विस्फोट हुआ। तेजाब की पूरी धारा उस जगह पर गिरी जहां मैं अभी खड़ा था। घास तुरंत काली पड़ गई। मिट्टी धुआं छोड़ने लगी। अगर वह मेरे शरीर पर लगता तो मांस समेत हड्डियां भी गल जाती। मैं दीवार के पीछे छिप गया। तेजी से सांसें भरने लगा। मेरे पास अभी लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है, मुझे इसके करीब जाना होगा, लेकिन यह एसिड ब्रेथ बहुत बड़ी समस्या है। तभी हेलडॉग धीरे धीरे कोने से घूमकर सामने आया। उसकी चाल अब पहले जैसी पागल नहीं थी। वह सावधान हो चुका था, एक शिकारी की तरह। उसका गला फिर से फूलने लगा। वही घिनौनी गरगराहट। वह दूसरे एसिड ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। मेरी पीठ दीवार से लगी हुई थी। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने धीरे धीरे सांस छोड़ी, फिर मुस्कुराया। अगर बच नहीं सकता तो तुम्हारा मुंह ही बंद कर देता हूँ। अगले ही पल मैंने पीछे हटने के बजाय हमला कर दिया। धड़ाम! मैं सीधे
हेल डॉग की ओर टूट पड़ा। शायद उसने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य चमका, फिर उसने अपने जबड़े और चौड़े खोल दिए। एसिड रिलीज होने में बस 1 सेकंड बाकी था। यही मौका था। मैंने अपना बायां हाथ, जिसे कपड़ों की कई परतों से कसकर लपेट रखा था, सीधा उसके मुंह के अंदर घुसा दिया। छपाक! एसिड तुरंत कपड़ों को गलाने लगा। तेजाब मेरी त्वचा तक पहुंच गया। जलन इतनी भयानक थी कि सामान्य इंसान दर्द से पागल हो जाता, लेकिन मैंने दांत भींच लिए। एक भी चीख नहीं निकली। मेरा पूरा हाथ उसके गले के भीतर धंस चुका था। एसिड बाहर निकलने के बजाय उसके अपने मुंह के अंदर फट पड़ा। हेल डॉग दर्द से तड़प उठा। वह अपना सिर इधर उधर पटकने लगा, मुझे काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा बायां हाथ लोहे के शिकंजे की तरह उसकी जीभ के नीचे जकड़ा हुआ था। वह खुद को छोड़ा नहीं पा रहा था। मैंने उसकी खून जैसी लाल आंखों में देखा। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। अब मेरी बारी है। अगले ही पल मेरी पीठ की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगीं। वे फूलने लगीं, मानो उनके नीचे कुछ जीवित हो। क्रैक क्रैक त्वचा फटने लगी, और फिर मेरे दोनों कंधों के पीछे से 2 गहरे काले चिपचिपे टेंटिकल्स बाहर फूट पड़े। उनकी सतह पर दर्जनों सकर्स लगे हुए थे। वे हवा में लहराने लगे, जिंदा, भूखे और बेहद खतरनाक। मैंने उन्हें देखा, फिर अपने होठों पर एक खूंखार मुस्कान फैला दी। तो यही है मेरी पहली म्यूटेशन एबिलिटी। यही था मेरा ट्रम्प कार्ड, मेरा अल्टीमेट वेपन, एबिसल टेंटल लार्वा। मेरे कंधों से निकले दोनों काले टेंटलस अचानक जिंदा विषैले सांपों की तरह हरकत करने लगे। फटाक! वे बिजली जैसी गति से आगे बढ़े और सीधे हेल डॉग की नाक के अंदर घुस गए। जैविक रूप से देखा जाए तो नाक से ब्रेन तक पहुंचने का यह सबसे सीधा रास्ता था। अपने गलते हुए बाएं हाथ की असहनीय पीड़ा को सहते हुए मैंने अपनी सारी मेंटल एनर्जी उन टेंटिकल्स में केंद्रित कर दी, और फिर वे और गहरे घुसते चले गए। उन पर लगे सकर्स एक एक करके खुलने लगे। छप 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 वे नाक की म्यूकोसल वॉल से चिपकते हुए ऊपर चढ़ते गए। फिर आखिरकार वे सीधे उसके ब्रेन तक पहुंच गए। अगले ही पल टेंटिकल्स के सिरे फैल गए। वे नुकीले मांसल गोले में बदल गए, और फिर उन्होंने हेल डॉग के ब्रेन को अंदर से चबाना शुरू कर दिया। क्रंच क्रंच क्रंच! म्यूटेटेड हेल डॉग का विशाल शरीर अचानक अकड़ गया। उसके पैर बेकाबू होकर फड़कने लगे। उसकी ब्लड रेड आइजन की चमक तेजी से फीकी पड़ गई। कुछ सेकंड बाद धड़ाम! उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह निश्चल। सब खत्म हो चुका था। मैंने धीरे धीरे अपना बायां हाथ उसके मुंह से बाहर निकाला। त्वचा के बड़े बड़े हिस्से एसिड से गल चुके थे। हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं, लेकिन मैंने दर्द की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसी समय एक और भी ज्यादा शक्तिशाली एहसास मेरे ऊपर हावी हो चुका था। परमानंद, शक्ति, विकास। मैंने धीरे धीरे अपने टेंटिकल्स वापस खींचे, लेकिन पूरी तरह नहीं। उनमें से एक टेंटिकल के सिरे पर कुछ लिपटा हुआ था, एक धड़कता हुआ कोर, लगभग फेफड़े जितना बड़ा, गहरे लाल रंग का, मानो जीवित हो। धक धक धक! ये वही बीस्ट कोर था जिसे मैंने हेल डॉग के ब्रेन से निकाला था। हालांकि यह सिर्फ एफ रैंक बीस्ट कोर था, लेकिन अपोकलिप्स की शुरुआत में यह एक अमूल्य ट्रेजर था। मैंने उस कोर को देखा। उस पर अभी भी ब्रेन मैटर चिपका हुआ था, लेकिन मुझे घिन नहीं आई। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसे सीधे मुंह में डाल लिया। क्रंच! मैंने उसे हार्ड कैंडी की तरह चबा डाला। तुरंत मेरे शरीर के अंदर गर्मी की एक लहर दौड़ गई। ऐसा लगा मानो लावा मेरी नसों में बह रहा हो। मेरे बाएं हाथ में झुनझुनी शुरू हो गई। फिर हीलिंग शुरू हो गई। गल चुकी त्वचा वापस उगने लगी। नई मसल फाइबर्स बनने लगी। हड्डियां दोबारा ढक गईं। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर मेरी पूरी बांह फिर से तैयार हो चुकी थी। पहले से भी ज्यादा मजबूत, पहले से भी ज्यादा कठोर। नई त्वचा पर हल्की मेटालिक शीन चमक रही थी। उसी समय मेरे दिमाग की गहराई में एक सिस्टम मैसेज जैसा संकेत उभरा। डिवोर सक्सेसफुल, जीन फ्रैगमेंट एक्सट्रैक्टेड, बोन हार्डनिंग वीक, एनहांस्ड सेंस ऑफ स्मेल वीक। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। जैसा सोचा था, डिवोरिंग एवोल्यूशन सच में काम कर रही है। मैं खड़ा हुआ और अपनी नई बाहों को घुमाया। क्रैक क्रैक! जोड़ों से संतोषजनक आवाजें निकलीं। मेरे भीतर की हंगर गायब हो चुकी थी। उसकी जगह रॉ पावर का एहसास था। फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड की बटन उठाई और बायोलॉजिकल गार्डन से बाहर निकल गया। मैंने एकेडमिक बिल्डिंग की ओर देखा। घना ब्लैक स्मोक ऊपर उठ रहा था। हर दिशा से चीखें सुनाई दे रही थीं। कांच टूटने की आवाजें, लोगों के भागने की आवाजें, और कहीं कहीं भारी चीजों के गिरने की गूंज। मैंने बैटन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लूसी हान, तुम अभी भी अंदर होनी चाहिए। मेरे पिछले जीवन की यादें साफ थीं। मुझे उसे ढूंढना था, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, मुझे चौथी मंजिल तक पहुंचना था, क्योंकि वहां टीचर्स ऑफिस में एक जब्त किया हुआ कंपाउंड बो रखा था। स्कूल आर्चरी टीम का बो। नियम तोड़कर स्कूल लाने के कारण डीन ने उसे जब्त कर लिया था। लेकिन अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में, जब गन्स मिलना लगभग असंभव था, एक हाई क्वालिटी कंपाउंड बो किसी डिवाइन वेपन से कम नहीं था। मैं तेजी से एकेडमिक बिल्डिंग के अंदर घुस गया, लेकिन अंदर का दृश्य सचमुच नरक था। फ्लोर पर टाइल्स नहीं थी। पूरा फर्श खून से ढका हुआ था। ऑटोमेटिक ग्लास डोर्स पहले ही टूट चुके थे। चारों ओर खून के निशान फैले हुए थे। तभी मेरी नजर फर्स्ट फ्लोर की एक क्लासरूम पर पड़ी। दर्जनों स्टूडेंट्स दरवाजे के बाहर जमा थे। वे बेतहाशा दरवाजा पीट रहे थे। दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। लेकिन अंदर मौजूद लोगों ने डेस्क और चेयर्स लगाकर एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया था। वे किसी को अंदर नहीं आने देना चाहते थे। उस पल ह्यूमैनिटी की सारी परतें उतर चुकी थीं। अब केवल सर्वाइवल बचा था, सबसे आदिम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मैं बिना रुके आगे बढ़ गया। हीरो बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुझे पहले ही खतरे की गंध आ चुकी थी। एक सड़ी हुई दुर्गंध, बहुत तेज, बहुत परिचित। अचानक एक स्टूडेंट ज़ॉम्बी सीढ़ियों के कोने से बाहर निकला। वह स्कूल एथलीट था, लेकिन अब उसकी स्किन बीमार ग्रे ब्लू रंग की हो चुकी थी। आंखें बाहर निकली हुई थीं, नाखून काले क्लॉज में बदल चुके थे, और सबसे खतरनाक बात, वह फिल्मों वाला स्लो ज़ॉम्बी नहीं था।
था, वह स्पिरिचुअल म्यूटेशन से पैदा हुआ फास्ट ज़ॉम्बी था। धड़ाम, वह चीते की तरह भीड़ पर टूट पड़ा। एक लड़की चीख भी नहीं पाई, उसका गला एक ही झटके में फट गया। खून फव्वारे की तरह उछल पड़ा। भीड़ में तुरंत भगदड़ मच गई, लेकिन मैं शांत था। मैं भीड़ के बीच स्क्विड की तरह फिसलता हुआ आगे बढ़ता गया, हर पैनिक स्ट्रिकन स्टूडेंट को नेचुरल शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक था, 4th फ्लोर, लूसी हान और कंपाउंड बो। कुछ ही देर में मैं 2nd फ्लोर की सीढ़ियों तक पहुंच गया, लेकिन वहां मेरा रास्ता रोक लिया गया। 7-8 लोग टूटे चेयर लेग्स और एक्सेस लिए खड़े थे। उनका लीडर था जियांग ब्याओ, स्कूल बुली। उसने एक्सेस उठाकर मेरी तरफ इशारा किया, वापस नीचे जाओ, दूसरी मंजिल फुल है, कहीं और जाकर मरो। मैं सीढ़ियों पर रुक गया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा, हटो, मुझे ऊपर जाना है। जियांग ब्याओ पहले एक पल के लिए रुका, फिर जोर जोर से हंसने लगा। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। उसने नीचे ज़ॉम्बी से भरी लॉबी की तरफ इशारा किया, पहले वहां जाकर हमारे लिए कुछ मॉन्स्टर्स मारो, फिर शायद मैं तुम्हें ऊपर आने दूं। मैंने थकी हुई सांस छोड़ी। मैं इंसानों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग मार खाए बिना सीखते नहीं। मैंने बैटन को कसकर पकड़ा और सीढ़ियां चढ़ना जारी रखा। जियांग ब्याओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू मौत मांग रहा है, वह दहाड़ा और एक्स मेरे सिर की तरफ घुमा दी, लेकिन उसकी गति मुझे बेहद धीमी लगी। मैं अचानक आगे बढ़ा, मेरा बायां हाथ बिजली की तरह उठा और एक्स के हैंडल को पकड़ लिया। जियांग ब्याओ की आंखें फैल गईं। उसे ऐसा लगा मानो उसकी एक्स किसी स्टील वाइस में फंस गई हो। वह पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन एक्स हिल भी नहीं रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम बहुत धीमे हो, और अगले ही पल मेरी बटन उसके घुटने पर आ गिरी। क्रैक, हड्डी टूटने की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। जियांग ब्याओ चीख भी नहीं पाया, वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने उसके बाल पकड़े और उसका सिर पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। धड़ाम, खून दीवार पर फैल गया। उसकी आंखें पलट गईं और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया, कोई कुछ नहीं बोला। मैंने भीड़ की तरफ देखा, और कोई। 1 सेकंड के भीतर सभी लोग दीवारों से चिपक गए। रास्ता अपने आप खुल गया। मैं जियांग ब्याओ के शरीर के ऊपर से गुजरकर 3rd फ्लोर की ओर बढ़ गया, लेकिन तभी दूसरी मंजिल के कॉरिडोर से अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, और उसके तुरंत बाद धड़ 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 गन शॉट्स। मैं वहीं रुक गया, मेरी आंखें सिकुड़ गईं। गन शॉट्स? स्कूल में बंदूक? नहीं, वह पुलिस गन की आवाज नहीं थी। मैंने तुरंत पहचान लिया, ये किसी होममेड फायर आर्म की आवाज थी, या फिर किसी मॉडिफाइड नेल गन की। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, गोलियों की आवाज के बीच अचानक एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी, मदद करो, मुझे मत मारो, मैं लूसी हान हूँ। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। लूसी हान तो वह सचमुच 2nd फ्लोर पर थी, और साफ तौर पर मुसीबत में भी। मेरे आमतौर पर ठंडे चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब मुस्कान फैल गई, थोड़ी मनोरंजक, थोड़ी क्रूर। पिछले जन्म में लूसी हान ने अपनी ब्यूटी और मैनिपुलेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में काफी तेजी से राइज किया था। उसने अनगिनत पुरुषों को अपने इशारों पर नचाया था, और आखिर में उन्हीं लोगों को मौत के मुंह में भी धकेला था। लेकिन इस जन्म में सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही वह खुद मौत के किनारे पहुंच गई थी। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मैंने 4th फ्लोर जाने का प्लान तुरंत बदल दिया। जब असली ड्रामा यहीं चल रहा है तो उसे मिस क्यों करूं? अगर लूसी हान अभी मर गई तो ये बहुत बोरिंग होगा। आखिर उसे अपने हाथों से निराशा की गहराई में धकेले बिना मेरे पिछले जन्म की अधूरी नफरत कैसे खत्म होगी? मैं भूत जैसी खामोशी से आगे बढ़ा। मेरे कदमों की आवाज तक नहीं आ रही थी। कुछ ही देर में मैं 2nd फ्लोर कॉरिडोर के आखिर में पहुंच गया। मल्टीमीडिया क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से खून की तेज गंध आ रही थी। मैं दीवार से सट गया और धीरे से अंदर झांका। जो दृश्य दिखाई दिया वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा एपोकलिप्स की शुरुआत में अक्सर देखने को मिलता है। क्लासरूम पूरी तरह बिखरी हुई थी, डेस्क्स उल्टी पड़ी थीं, कुर्सियां टूटी हुई थीं, चारों तरफ अफरा तफरी के निशान थे। टीचर्स प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा था, व्हाइट लैब कोट पहने हुए। उसके हाथ में मॉडिफाइड नेल गन थी, और उसकी नली से अभी भी धुआं निकल रहा था। वह था डॉक्टर झाओ, स्कूल का केमिस्ट्री टीचर। आमतौर पर शांत, विनम्र, सभ्य। स्टूडेंट्स मजाक में उसे हाइजेनबर्ग कहा करते थे, लेकिन इस समय उसकी आंखों में सभ्यता का नामो निशान नहीं था, सिर्फ पागलपन था और सत्ता की भूख। उसके पैरों के पास 2 स्टूडेंट कॉर्सेस पड़े थे, उनके माथों में लंबी स्टील नेल्स धांसी हुई थी। तुरंत मौत। कमरे के एक कोने में कई लड़कियां दुबकी हुई बैठी थीं, डर से कांपती हुई, और उनमें सबसे आगे लूसी हान थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, आंसुओं के निशान चेहरे पर फैले हुए थे। वह पूरी तरह असहाय दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरी आंखें बाकी लोगों जैसी नहीं थीं। मैंने तुरंत उसकी पीठ के पीछे छिपा हुआ हाथ देख लिया। उसकी उंगलियों में एक शार्प बॉक्स कटर छिपा हुआ था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, तो तुम अभी भी वही हो, एक जहरीली सांपिन। वह अभिनय कर रही थी, पूरी तरह अभिनय। वह सही मौके का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर झाओ ने नेलगन उठाई। कोई भी हिलेगा नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक पागल आत्मविश्वास भी था। बाहर मॉन्स्टर्स का राज है, पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है। अगर हमें जीना है तो नई व्यवस्था बनानी होगी। उसने अपनी छाती ठोकी, और मैं यहाँ टीचर हूँ, इसलिए मैं लीडर हूँ। अब से तुम सब लड़कियां मेरी रिसोर्सेज हो। दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैंने धीरे से सिर हिलाया। अपोकलिप्स शुरू हुए मुश्किल से 30 मिनट हुए हैं, एंड ह्यूमन नेचर पहले ही ढह चुकी है। सभ्यता का आवरण सच में कागज से भी पतला है। उधर डॉक्टर झाओ धीरे धीरे लूसी हान की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गंदी मुस्कान फैल रही थी। लूसी हान, मेरी प्यारी छात्रा, मैंने हमेशा तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। अब समय नहीं आ गया कि तुम अपने टीचर का एहसान चुकाओ? लूसी हान कांपती हुई पीछे हटी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसकी एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि कोई भी धोखा खा जाता, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैंने उसके हाथ की पकड़ बॉक्स कटर पर और मजबूत होते देख ली थी। वह वार करने वाली थी, बस सही दूरी का इंतजार कर रही थी। कुछ सेकंड बाद वह मौका आ गया। डॉक्टर झाओ ने हाथ बढ़ाकर उसका कॉलर पकड़ना चाहा, और उसी क्षण लूसी
लूसी हान की आंखों से सारा डर गायब हो गया। उसकी जगह ठंडी क्रूरता आ गई, बिल्कुल किसी वाइपर की तरह। स्विश! उसका बॉक्स कटर बिजली की गति से आगे बढ़ा, सीधा डॉक्टर झाओ की गर्दन की तरफ। वार तेज था, सटीक था और पूरी तरह जानलेवा। ये किसी सामान्य हाई स्कूल गर्ल का हमला नहीं था, लेकिन डॉक्टर झाओ भी अब साधारण इंसान नहीं रह गया था। आखिरी क्षण में उसने सिर झुका लिया। ब्लेड उसकी गर्दन नहीं काट पाया, सिर्फ उसके गाल को चीर गया। खून बाहर निकल आया। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत हो गया। फिर डॉक्टर झाओ का चेहरा विकृत हो गया, उसकी आंखें पागलपन से भर गईं। तुम हरामजादी! वो दहाड़ा और तुरंत नेल गन उठाकर लूसी हान के माथे पर तान दी। क्लिक! कमरे की सारी लड़कियां चीख उठी। लूसी हान जम गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब चाहे वह कितनी भी चालाक हो, कितनी भी निर्दयी हो, गण के सामने वह भी बेबस थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर पहली बार असली निराशा दिखाई दी, मानो वह सोच रही हो, क्या यही अंत है? क्या रीबर्थ के बाद भी मैं यहीं मर जाऊंगी? और ठीक उसी पल क्लासरूम के बाहर खड़ा मैं धीरे धीरे मुस्कुराया, क्योंकि अब मंच पर प्रवेश करने का समय आ चुका था।